नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राज्यसभा चुनाव की आहट से अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 8 पर बीजेपी और सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस विराजमान है। जून में बीजेपी की 2 और कांग्रेस के खाते से 1 सीट कम हो रही है और ये 1 सीट सांसद विवेक तनखा का कार्यकाल पूरा होने पर खाली होगी। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं प्रदेश में अरुण यादव की बढ़ती सक्रियता ने उनकी दावेदारी को भी आगे बढ़ा दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बता दें कि अरुण यादव पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय सुभाष यादव के पुत्र तो हैं ही, साथ ही वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव 2018 में बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतरकर वो खुद को पार्टी को समर्पित करने साबित कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि अरुण यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में कांग्रेस उन्हें दरकिनार नहीं कर सकती और वो पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं। अरुण यादव पार्टी गाइडलाइन से कभी पीछे नहीं हटे, साथ ही वो पार्टी पर कटाक्ष करने से भी कभी नहीं चूके। अब जब कमलनाथ के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने का फैसला हो चुका है, तो अरुण यादव को राज्यसभा भेजा जाना तय माना जा रहा है। तो वहीं मिशन 2023 के लिए अरुण यादव ने अपने स्तर से बुंदेलखंड में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। यादव गुरुवार को टीकमगढ़ के दौरे पर भी रहे थे। इसी को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से अरुण यादव की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेसियों को सुझाव भी दिया। दिग्विजय ने लिखा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अरुण अपना दौरा शुरू कर चुके हैं। जनसंपर्क के माध्यम से ही हम जनता की लड़ाई लड़ पाएंगे। और इंदौर के भंवरकुंआ थाना क्षेत्र के सर्वानंद नगर स्थित होटल 25 ओवर्स पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर रिमूवल की कार्रवाई निगम द्वारा की गई है। इस होटल में छेड़खानी, रेप और अश्लील वीडियो बनाने का मामला पिछले कई दिनों से सामने आ रहा था और नगर निगम प्रशासन साथ मिलकर ये कार्रवाई करते हुए नजर आए, जिसके दौरान 50 से भी अधिक कमरे और 25 आवर्स होटल की तोड़ने की कार्रवाई की गई। बता दें कि एसीपी दिनेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि 25 आवर्स होटल अवैध रूप से बनाया गया था। तो वहीं भंवरकुंआ पुलिस को होटल 25 आवर्स की शिकायत लगातार मिल रही थी कि इस 50 कमरों के होटल में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इसी के चलते कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अब आपको बता दें कि निगम अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया है कि भंवरकुंआ क्षेत्र में सर्वानंद नगर में अवैध 9 प्लाट को जोड़कर एक होटल अवैध रूप से बनाया गया था और ये अवैध होटल 12,000 स्क्वायर फीट का 5 फ्लोर का 25 आवर्स होटल है, जिसमें 50 कमरों का अवैध निर्माण करवाया गया था। पहले भी इस होटल में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। तो वहीं इसको लेकर अब होटल के मालिक मनदीप भाटिया को नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस भी भेजे गए थे, मगर 25 आवर्स होटल के मालिक मनदीप भाटिया की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। इन सभी शिकायतों को लेकर 8 पोकलेन मशीन निगम की टीम और साथ ही 3 थानों के पुलिस बल के साथ इस होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। और मध्य प्रदेश में व्यापम के एक चर्चित मामले में व्हिसल ब्लोअर और आनंद रॉय की भोपाल क्राइम ब्रांच ने गुरुवार की देर रात को दिल्ली के होटल काबली से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राय को कोर्ट के सामने पेश भी किया और कोर्ट ने पुलिस को 1 दिन की रिमांड दी है। राय ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। बता दें कि व्यापम की शिक्षक पात्रिका परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल मामले में व्हिसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने खुद पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें आनंद राय उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई न करने का आदेश था। इसके बाद अब भोपाल क्राइम ब्रांच ने गुरुवार की देर रात को दिल्ली के ही एक होटल से डॉक्टर आनंद राय को हिरासत में लिया है।
आपको बता दें कि आनंद रॉय ने अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की और लिखा कि मुझे दिल्ली के होटल काबली से क्राइम ब्रांच भोपाल ने हिरासत में ले लिया है। सभी कार्यकर्ता शुभचिंतक भोपाल पहुंचे। पुलिस ने डॉक्टर आनंद रॉय को कोर्ट के सामने भी पेश किया और क्राइम ब्रांच ने आनंद रॉय की 4 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की ही रिमांड दी। अब शनिवार को एक बार फिर से रॉय को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले में आनंद रॉय के खिलाफ भोपाल के आजूक थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और यह एफआईआर मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ लक्ष्मण सिंह मरकाम ने दर्ज कराई थी। साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट में लक्ष्मण सिंह का नाम भी दिखाई दे रहा है। इस पर आनंद रॉय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सवाल किया कि क्या लक्ष्मण सिंह आखिर हैं कौन। आनंद रॉय के अलावा कांग्रेस नेता के मिश्रा का भी नाम एफआईआर में है और इस मामले की जांच भोपाल क्राइम ब्रांच कर रही है। तो वहीं अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ डॉक्टर आनंद रॉय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि एफआईआर को निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह कहा कि उसने अपनी पोस्ट में किसी का अपमान नहीं किया, न ही जातिगत आधार पर कुछ कहा है। इस मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। और खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरागढ़ उपचुनाव की गहमा गहमी अब चरम पर पहुंच गई है। ये क्षेत्र पहली बार राजनीतिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस ने इस उपचुनाव में बाकायदा एक घोषणा पत्र जारी करते हुए जीत के 24 घंटों के भीतर इसे जिला बनाने का वादा किया। इस वादे ने क्षेत्र के सालों से पहले चल रहे उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। जनता कांग्रेस का भी यही वादा है और इस परसेप्शन की काट के लिए बीजेपी सरकार के पिछली बार घोषित किए गए 4 जिलों के हश्र की याद दिलाकर अपने मतदाताओं को साधे रखने की कोशिश में है। बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा की सीमा से बाहर के पहले गांव माराटोलो कला में आपको बता दें कि गैदराम वर्मा ने बताया है कि उनके गांव से ठीक पहले खैरागढ़ की सीमा खत्म होती है, लेकिन खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा से उनके गांव में उत्साह है। उन लोगों को उम्मीद है कि प्रस्तावित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में उनका गांव भी आएगा। और वर्मा उत्साहित होकर बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों को जिला मुख्यालय के किसी काम के लिए दूर गांव जाने की जरूरत नहीं होगी। सारे काम नजदीक के खैरागढ़ में ही होने लगेंगे और अब सभी ये तहसील और न्यायालय ही है। जिला बनने के बाद कलेक्टर एसपी भी यहां बैठेंगे। और आपको बताते चलें कि गैदराम वर्मा ने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल और कांग्रेस की यशोदा वर्मा दोनों ही उनके समाज के हैं। दोनों सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन सरकार की घोषणा से गांव में कांग्रेस की ही चर्चा हो रही है। तो वहीं खैरागढ़ तहसील का बागमुड़ा मुख्य सड़क से अलग हटकर है। यहां पर दोपहर में तेज धूप की वजह से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां 60 साल से अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे एक व्यक्ति को आखिर न्याय मिल गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता के भूमि हक को सुरक्षित करने का आदेश लिया और ऐसे में मामले की सुनवाई जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की सिंगल बेंच में हुई। दरअसल मोहम्मद अमान रायपुर सदर बाजार के रहने वाले हैं और उन्होंने अधिवक्ता कमरुल अजीज के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के पिता शेख रहमान, जो शेख रहीम के बेटे हैं, उन्होंने 15 अप्रैल 1947 में कोटा में खसरा नंबर 19/1 में और एक कृष्ण भूमि खरीदने के लिए उन्होंने एक समझौता किया था। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद 3 फरवरी 1951 को ये जमीन की बिक्री अपने नाम से करवा ली गई और तब से ही वो उस भूमि पर काबिज हैं। इसी बीच जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत अवैधानिक रूप से उनकी जमीन को शासकीय घास रूप में दर्ज कराया गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता के पिता ने कलेक्टर के समक्ष अधिनियम के अंतर्गत आवेदन भी प्रस्तुत किया और उन्मूलन करने की मांग की गई।
तो वहीं जिस पर 23 मई 1964 को कलेक्टर ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में स्थानांतरण शून्य नहीं है। इस पर आयुक्त ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले को सुना और 3 जुलाई 2002 को 1964 में पारित आदेश की पुष्टि की गई। इसके बाद शासन ने कहा और कहीं और अपील नहीं की तो इस आदेश को अंतिम रूप ले लिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पिता ने तहसीलदार को अपने नाम पर भूमि दर्ज कराने का आवेदन दिया था, जिसके बाद वो कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह भूमि सरकारी शीर्ष के तहत घास भूमि दिखती है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्री वलेक आज तक वैध है, इसीलिए प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता में पक्ष में उत्परिवर्तन से इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर राजस्व मंडल द्वारा पारित किए गए आदेश को रद्द कर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश को यथावत रखा है। और मध्य प्रदेश में शराबबंदी और शराब की दुकानों के खिलाफ एक सिलसिला जारी हो चुका है, जहां पिछले महीने बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान बंद करने के लिए पत्थर चला दिए और ऐसे में अब जबलपुर में गुरुवार को कांग्रेस विधायक संजय यादव ने शराब दुकान पर तालाबंदी कर दी। इसी को लेकर अब सेमरा गांव में बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान संजय यादव ने साफ कह दिया है कि गांव वालों के ऐतराज को देखते हुए इस जगह शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। बरगी विधानसभा के सेमरा गांव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विधायक संजय यादव के साथ शराब बिक्री का विरोध जताया। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि यहां ढाबे के बगल में नई दुकान बनाकर शराब बेची जा रही थी। इस दौरान महिलाओं ने शराब की दुकान का बोर्ड भी तोड़ दिया और जमकर हंगामा खड़ा किया। बाद में विधायक संजय यादव ने मौके पर पहुंचकर शराब की दुकान पर ताला जड़ दिया। बताया जाता है कि जबलपुर शहर से लगे चरगवा के सेमरा गांव में सड़क किनारे बने शेरे पंजाब फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट में शराब की दुकान खोली गई थी। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और थाना प्रभारी से शिकायत करते हुए इसे बंद कराने की भी मांग की थी। दुकान बंद नहीं हुई तो महिलाओं ने खूब हल्ला मचाया और मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी जानकारी चरगवा थाना प्रभारी विनोद पाठक के साथ विधायक संजय यादव को भी लगी और जैसी जानकारी लगी वो मौके पर पहुंचे। विधायक ने स्थानीय लोगों से ताला मंगवाया और दुकान में जाकर ताला लगा दिया और चाबी महिलाओं को सौंप दी। आपको बता दें कि बरगी विधायक संजय यादव ने यह बताया है कि सैकड़ों महिलाएं शराब दुकान बंद कराने को लेकर 4 घंटे से बैठी थी। ढाबे के अंदर शराब की दुकान खोल दी गई और गांव के अंदर शराब की दुकानें होंगी तो समाज नशा मुक्त कैसे बनेगा। ऐसे में विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि शिवराज सरकार गांव-गांव शराब बेच रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि जबलपुर समेत प्रदेश के कई स्थानों पर शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। हालांकि बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती तो प्रदेश भर में शराबबंदी का नारा बुलंद करते हुए सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स सबमिट करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले स्कूलों को 30 मार्च तक छात्रों के इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर को बोर्ड को सौंपने थे, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया। एमपी बोर्ड के स्कूल अब कल तक छात्रों के अंक बोर्ड को दे सकते हैं। छात्र मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स भी काउंट होते हैं, इसीलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमपी बोर्ड रिजल्ट आने के बाद अब और इसमें समय लग सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों पर इस फैसले का असर पड़ना संभावित है। साथ ही एमपी बोर्ड क्लास 10 और 12 की स्कीम के मुताबिक 80 अंक थ्योरी विषयों के होते हैं और बचे हुए 20 अंक प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। क्लास 12वीं के जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा होती है उनमें 70 अंक थ्योरी के और 30 अंक प्रैक्टिकल परीक्षा के होते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड को यह फैसला इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि कई स्कूल अभी तक इंटरनल और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक सबमिट नहीं कर पाए थे। अभी तक ऐसी उम्मीद है कि अप्रैल महीने के अंत तक या मई के महीने में शुरुआत में ही रिजल्ट भी घोषित किए जा सकते हैं। करीब 18 लाख छात्रों को एमपी बोर्ड रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार है। और मध्य प्रदेश में अब महिलाएं भी नशे के कारोबार में शामिल हो रही हैं। हाल ही में सीहोर पुलिस ने राजगढ़ जिले की 3 महिलाओं को गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
पुलिस ने महिलाओं के पास से करीब 62,000 रुपए का गांजा बरामद किया है। और आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीहोर जिले के अष्टा तहसील के शनि मंदिर के पास 3 महिलाएं गांजा बेचने की फिराक में घूम रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने शनि मंदिर के पास छापेमारी कर कार्रवाई की और पुलिस को 3 महिलाएं इस दौरान मिली, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं गिरफ्तार महिलाओं की तलाशी ली गई तो एक महिला के झोले से 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जबकि अन्य महिलाओं के पास से बताया गया कि उन्हें 100 ग्राम गांजा ग्राहकों को बेच चुकी हैं। और पुलिस ने महिलाओं के पास से गांजा बेचने की 2,000 रुपए की राशि भी जब्त की है। महिला आरोपियों पर 8/20 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और आपको बता दें कि सीहोर न्यायालय में इन्हें पेश करने के बाद अब महिला आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि ये तीनों ही महिलाएं राजगढ़ की रहने वाली हैं, जिनकी पहचान रेणु सिसोदिया, प्रीति पति प्रमोद सिसोदिया निवासी कड़िया सांसी थाना बोड़ा जिले की बताई जा रही है। और आपको बता दें कि इन तीनों ही महिलाओं पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खैरागढ़ के उपचुनाव को लेकर 12 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े नेता पूरे इलाके में दौरे के साथ ही सभाएं कर रहे हैं। इस चुनावी जंग में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के साल्हेवारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के साल्हेवारा गांव पहुंचे थे। उन्होंने उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को सपने में भी रमन सिंह आते हैं। रमन सिंह से बदला लेने के लिए भूपेश बघेल ने पकड़ने के लिए पुलिस भेजने के सपने भी देखा करते थे। छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी भगवा पहनता है तो भूपेश सरकार उसे कुचलने का काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सनातन धर्म की संस्कृति को मिटाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लबरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार गरीबों का राशन खा रहे हैं। गरीबों की बददुआ भूपेश को जलाकर राख कर देगी। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 12 लाख मकान भेजे थे, जिसमें से केंद्र सरकार 60% दे रही थी और 40% राज्य सरकार को देने को कहा। सीएम ने कहा कि भूपेश सरकार गरीबों के मकान के लिए 40% दे नहीं पाई और केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के मकान बनाने के लिए जो पैसे भेजे गए थे वो वापस कर दिए। भूपेश सरकार ने गरीबों के मकान के पैसे खाने का पाप किया है। ऐसे पापी को वोट देना नहीं देना चाहिए और ये जनता बताएगी। तो वही खबर बलौदाबाजार की है, जहां पर बलौदाबाजार जिले के कसडौल नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना मोबाइल मेडिकल यूनिट बस लोगों के द्वार तक पहुंच रही है। बता दें कि मोबाइल मेडिकल यूनिट बस कसडौल नगर के अलग अलग स्थानों में जाकर लोगों का इलाज कर रही है। वहीं नगर में गुरुवार को करीब 1 हफ्ते तक लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सकेंगी। बता दें कि सरकार ने लोगों के बेहतर इलाज के लिए बस में MBBS डॉक्टर्स भी रखे हैं। अभी तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी ऐसा हमको लगता है या चलेगा और लोगों को सुविधा दी जाएगी जांच और इलाज का, तो इससे साधारण तबके के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। कब से शुरू हुए सर और कसडौल में कब तक चलेगा? यहाँ तो कसडौल में जहाँ तक मेरी जानकारी आज से शुरू हुआ है, लगभग 1 सप्ताह चलने का प्रोग्राम है। ये मोर कमर में दर्द रही से और सरकार की है जो बस आने के लिए तो चेकअप पर आगे इलाज करवाए तो कमर दर्द कैसे लगी सी है इलाज कैसे तरीके से करी? अच्छा करी। आपला जानकारी कैसे उसकी इलाज करते गए? यहाँ नगर पंचायत नारायण तो बोलिस की यहाँ का पड़ी से गाँव से कि यहाँ इलाज चलत फ्री में हुआ थे, चले जरा वहाँ मुझे इलाज बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार कलेक्टर डोमन सिंह गोठान ने चौपाल कार्यक्रम के तहत भाटापारा विकासखंड के ग्राम कडार और पथरिया के गोठानों का
आकस्मिक निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान गौधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में बेहद ही लापरवाही बरती जा रही है। तो इन दोनों स्थानों में विगत 10 दिनों से गोबर खरीदी नहीं होने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल जनपद पंचायत सीईओ चंद्रशेखर पात्रे और ग्राम पथरिया के सचिव पुष्टक कुमार ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए गए। आज मैं गौठान देखने के लिए गया हूँ, कडार और पथरिया। तो पथरिया की स्थिति अच्छी नहीं थी, बार बार निर्देश देने के बाद भी जो गोबर खरीदी करना था नियमित रूप से वो नहीं हो रहा है वहाँ। और भी व्यवस्थाएं में मुझे काफ़ी कमी दिखाई। इससे ऐसा लगता है कि पर्याप्त निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, हम लोग जारी करेंगे। सर, इतने कलेक्टर बदल गए, पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक। कलेक्टर परिषद कितनी अच्छी आपने बताई कर रहे हैं पानी की व्यवस्था? नहीं है, पानी की व्यवस्था है और इसको अभी गर्मी में। और सलिया थाना अंतर्गत धनसिर और जोगड़ीपा गांव के बीच में सड़क से अनियंत्रित होकर एक स्विफ्ट कार खेत में जा घुसी है। इसमें कार सवार 5 लोगों में से एक युवक को गंभीर चोट आई, जबकि 2 युवकों को मामूली चोट आई है, जिसको तत्काल ही अस्पताल में भिजवा दिया गया है। दरअसल बिलाईगढ़ में इन्हें भर्ती कराया गया। और आपको बता दें कि इस घटना में 2 युवतियों को भी चोटें आई हैं। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग नगर पंचायत भटगांव के निवासी बताए जा रहे हैं। आज शाम को लगभग 6:30 बजे 3 एक्सीडेंटल केस आए थे सवार से, जिनमें जानकारी मिली कि उनके कार में सवार थे ये तीनों, और कार अनियंत्रित होकर धनसिर जोगीड़ीपा के आसपास कहीं पर पलट गई। और तीनों को यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया, जिसमें से 2 को सामान्य चोटें आई थी। एक के होंठ के पास कटा हुआ था और एक के सिर के पास कटा हुआ था, जिसको स्टिच करके उनको घर भेज दिया गया, घर चले गए। और तीसरा एक पेशेंट था कुणाल केसरवानी, जिनको बाहरी तो कोई चोट नहीं था, बट सिर में बहुत ज़्यादा दर्द की कंप्लेन कर रहे थे। इसका हमने सीटी स्कैन कराया यही प्राइवेट हॉस्पिटल में। सीटी स्कैन में बोन की इंजरी, बोन का टूटना, हड्डी का टूटना और साथ में खून का स्राव भी आया। और सीटी स्कैन के दौरान ही उसको उल्टी हुई, जिसमें थोड़ा सा ब्लड आया, जिसकी वजह से हमने उसको बिलासपुर रिफर कर दिया आज शाम को। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।